गुड इवनिंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम इंग्लिश टॉपिक का जो स्पॉटिंग एरर है डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से स्पॉटिंग एरर हमारे एग्जाम में आते हैं और उनको किस अप्रोच से हम जल्दी से और अच्छी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अनदर चेंज दैट आई नोटिस इन हर इज दैट शी अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। बेटा ध्यान रखना, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें ऐसा जिसमें अवॉइड्स वर्ड आता हो, क्या बच्चों अवॉइड्स वर्ड, जैसे बच्चों अपने इस अवॉइड को देखा, इस अवॉइड को ध्यान देखते ही आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ये अवॉइड हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है बच्चों? वो वर्ब होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है बेटा। अच्छा, जो लिखा हुआ टू स्पीक है ये आपके पास इन्फिनिटिव है। क्या बच्चों? इन्फिनिटिव है, ध्यान रखना। हमारे पास बच्चों जब भी हम फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं तो उसके बाद हमें व्हाट और whom का रिप्लाई चाहिए होता है। किसका बच्चों? व्हाट और whom का रिप्लाई चाहिए होता है। ठीक है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है टू स्पीक बच्चों, ये हमारे पास इन्फिनिटिव है। क्या बच्चों? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है बेटा? इन्फिनिटिव हम कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेटा हम इन्फिनिटिव कहते हैं, ध्यान से समझना। ठीक, ये इन्फिनिटिव होता क्या है मैं बता दूं आपको बच्चों में। इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट के पार्ट है। क्या कहा बच्चों मैंने? नॉन फाइनाइट के पार्ट है। हमारे पास जो ये वर्ब होता है इसके दो हिस्से यहाँ से बनते हैं। एक बनता है हमारे पास फाइनाइट वर्ब। क्या होता है बच्चों? फाइनाइट वर्ब, ध्यान से समझना। और एक होता है हमारे पास है ना, एक होता है हमारे पास बच्चों नॉन फाइनाइट। क्या होता है बच्चों? नॉन फाइनाइट होता है, ध्यान रखना। ठीक, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट नॉन फाइनाइट में सबसे बेहतर तरीका समझने का यह है कि फाइनाइट वर्ब, ध्यान रखना बच्चों, जो ये हमारा वर्ब है, ठीक, इसके दो हिस्से, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। वर्ब क्या होता है बेटा? वर्ब होता है हमारे पास जो सब्जेक्ट के बाद आए और ऑब्जेक्ट से पहले आए, इसे वर्ब कहते हैं। क्या बच्चों? जो सब्जेक्ट के बाद आए और जो ऑब्जेक्ट से पहले आए। और हमने पढ़ा है वर्ब में एक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बेटे। ठीक, ये होते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बेटा, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वर्ब की तरह ही काम करें। बात समझ में आ रही है? जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ब की तरह ही काम करेंगे। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो होते वर्ब हैं और वर्ब की तरह काम भी करते हैं। मैंने क्या कहा बच्चों? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो वर्ब होते हैं और वर्ब की तरह काम करते हैं। वर्ब की तरह काम करने का मतलब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आते हैं और टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। ऑन द अदर हैंड जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं बेटा, ये बेशक से होते वर्ब हैं लेकिन ये वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। ये काम करते हैं एडजेक्टिव या नाउन की तरह। इनकी तीन कैटेगरी होती है, ध्यान से समझना बच्चों। पहली होती है इनकी कैटेगरी इन्फिनिटिव। पहली बच्चों की कैटेगरी है वो है इन्फिनिटिव। ठीक। दूसरी बच्चों की जो कैटेगरी है वो है जेरेंड। और तीसरी जो इसकी कैटेगरी बच्चों वो है पार्टिसिपल। ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझना, इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये काम करता है नाउन की तरह। बच्चों किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह। मतलब ये रिस्पॉन्ड करता है, हमेशा रिस्पॉन्स करता है, ये व्हाट और व्हाट का रिप्लाई करता है। ठीक है बेटा। जीरेंड क्या होता है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है लेकिन ये भी काम किसकी तरह करता है बच्चों? नाउन की तरह। और पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों? ये काम करता है एडजेक्टिव की तरह। इसमें दो बातें आती हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक। तो यहां तक शायद आपने समझ लिया होगा कि जो ये लिखा हुआ हमारे पास टू स्पीक है बेटा, ये दरअसल में व्हाट का रिप्लाई है। क्या बच्चों? व्हाट का रिप्लाई है और ये इन्फिनिटिव है। ठीक। तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, हमें कब इन्फिनिटिव यूज करना है, कब हमें बेटा जीरेंड यूज करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक, ध्यान से समझना बच्चों, कब हमें इन्फिनिटिव यूज करना है और हमें कब जीरेंड यूज करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। जहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसमें क्या होता है बेटा, काम अभी हुआ नहीं है, येट टू बी डन, येट टू बी डन, होना बाकी है। अच्छा, जहां पे बेटा हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब जीरेंड की बात करते हैं, इसकी जीरेंड की बात करते हैं बेटा, वहां पे इसका मतलब होता है कि काम अभी वो कंटिन्यूटी में है। ठीक है बेटा। अब एक बात समझो, अगर कोई अवॉइड करेगा किसी से बात करना तो अवॉइड तो तब करेगा जब वो काम चल रहा हो, हाँ या ना? तो बेटे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास स्पीक नहीं आएगा बेटा, यहाँ हमारे पास आएगा स्पीकिंग। क्या आएगा? स्पीकिंग। क्योंकि अब अवॉइड है, स्टॉप है, ध्यान से समझना बच्चों,
अवॉइड है, स्टॉप है, एडमिट है, लाइक है, फॉरगिव है, इंजॉय है, एडमायर है, स्टार्ट है, डिनाई है, स्टॉप है। बेटा ये सब कैसे वर्ड, ये जब भी हम यूज करते हैं तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें उन वर्ब फाइनाइट वर्ब की जिनके बाद हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है, जैसे एग्री है, अरेंज है, वांट है, डिसाइड है, लर्न है, फॉरगेट है, ठीक है, वुड लाइक, वुड हेट, वुड लव हुआ, रिमेंबर है, ऑफर है, डिमांड है, ये हमेशा अपने बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो बेटा ध्यान रखना हमेशा जब भी मैंने स्पेसिफिक वो वर्ब बताया उन वर्ब के साथ कब आपको लगाना आईएनजी और कब आपको लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ईच बॉय वाज गिवन अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट, ध्यान से समझना बच्चों, विच मेड देम हैप्पी। देखो बेटे जब भी ईच को देखो तो ईच के बाद याद रखना हमेशा सिंगुलर आता है। क्या बच्चों, ईच के बाद हमेशा हमारे पास सिंगुलर आता है बेटा, और यहाँ पे ईच का यूज एज एन एडजेक्टिव हो रहा है क्योंकि उसके बाद लिखा हुआ नाउन है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ ठीक है भाई, और ये हमारे पास बी प्लस बी थ्री है। क्या बच्चों, बी प्लस बी थ्री मतलब पैसिव वॉइस है। क्या बच्चों, पैसिव वॉइस, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि हर लड़का, जितने भी लड़के थे हर लड़के को एक टॉय दिया गया एज अ पार्टिंग गिफ्ट। पार्टिंग गिफ्ट क्या होता है बच्चों, जैसे कि जब किसी से हम किसी को सी ऑफ करते हैं, किसी को छोड़ते हैं, जब कोई हमसे दूर जाता है या कहीं भी जाता है तो उस समय जो भी हम देते, जैसे आपके घर पे मौसी आ गई, फूफा आ गए, आपको 500 का नोट दे रहे हैं, आप पहले मना करोगे जी मुझे नहीं चाहिए, बेटा ले लो नहीं चाहिए, फिर आखिरी बार जाते जाते आपको तो लाओ दे ही दो, तो वो क्या होता है, तो जाते वक्त पैसे जाते, दैट्स कॉल्ड पार्टिंग बेटा। ठीक है ना, पार्टिंग गिफ्ट के रूप में हर बच्चे को क्या दिया गया, हर लड़के को टॉय दिया गया, विच मेड, जिससे जिससे क्या हुआ, देम हैप्पी, जिससे वो खुश हो गए बेटा। इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं, और बच्चे गलती यही कर सकते हैं कि ईच बॉय की जगह बॉयज कर दें या ईच बॉय की जगह पे बच्चों वहां पे बॉस की जगह वर्क कर दें, लेकिन ध्यान रखना ईच के बाद हमेशा बच्चों बॉय लिखा आएगा सिंगुलर। अगर नाउन सिंगुलर है तो हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द स्टेट, ठीक है बेटे, इन विच देयर वाज अ सेब्र थ्रॉट। देखो बेटा सेब्र का मतलब होता है भयानक, खतरनाक, और ड्रॉट मींस होता है सूखा। क्या होता है भाई, सूखा। लास्ट ईयर इन महाराष्ट्र, जब भी बेटा आपके पास ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ जाए वन ऑफ द का, ठीक है, उसके बाद कुछ भी लिखा हो बेटे ध्यान रखना वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा बेटा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। क्यों, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना बच्चों इस वन ऑफ द का, ये जो ऑफ लिखा है हमारे पास, ये ऑफ दरअसल बेटा ये एक प्रेपोजिशन है, ये एक प्रेपोजिशन है, और यहाँ पे कैसी बात कर रहा है, पार्टिटिव बिहेवियर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, पार्टिटिव बिहेवियर की बात कर रहा है। पार्टिटिव बिहेवियर क्या होता है बच्चों, बता रहा है हमें ये कि किसी में से कोई हिस्सा, किसी में से कोई हिस्सा मतलब बहुत सारे स्टेट्स है उनमें से एक की बात, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक स्टेट में से एक की बात करेगा, है ना बेटा। मैं कहूंगा एक में से एक रोटी मुझे दे दो, ये तो बात गलत है। जब भी ऐसा हम बोलेंगे अनेक में से एक रोटी मुझे दे दो, ठीक है बेटे। तो जब भी ये वन ऑफ द आपको दिख जाए बच्चों समझ जाना ये पार्टिटिव बिहेवियर है। पार्टिटिव बिहेवियर के बाद बेटा हमेशा लिखा हुआ प्लूरल आता है, तो इसमें स्टेट नहीं होगा स्टेट्स होगा। बात समझ में सबको आ गई बच्चों, बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरी बात एक और समझना बेटा, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने क्वेश्चन यहां लिख दिया, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स इज और आर वॉचिंग टीवी। तो इसको तो आपने समझ लिया, इसको तो आपने इजीली क्या समझा होगा बच्चों, इस तरीके से समझा होगा कि जो ये लिखा हुआ आपके सामने है, ऑफ को जैसे ही देखा आपने, ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स में से एक गर्ल्स की बात हो रही तो आपने आंसर किसे लगा दिया, बात ठीक हो गई। लेकिन एक क्वेश्चन और देखिए, टीचर विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इज और आर enjoying the party। देखिए ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो ये पहले सोचेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है टीचर और उसके साथ स्टूडेंट्स की। टीचर विद्यार्थियों के साथ क्या कर रहा है, पार्टी को एंजॉय कर रहा है, और वो आंसर जनरली अपना को लगा देंगे आर, क्योंकि उनके हिंदी के सेंस में क्या समझ में आया, यहाँ एक नहीं एक से ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, मैं आपको बता दूं
कि इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है और हिंदी एक अलग लैंग्वेज है। आप हर बार इंग्लिश को समझने के लिए हिंदी का पूरा सपोर्ट नहीं ले सकते बेटा, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप कोशिश करिए इंग्लिश में ही अप्रोच को लगाया जाए, ठीक। देखिए बेटा, जो ये विद लिखा हुआ है हमारे पास, जो हमारे पास बच्चों ये विद लिखा हुआ है, ये एक प्रेपोजिशन है। क्या बच्चों? प्रेपोजिशन है। और कोई भी प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है। मैंने क्या कहा, दोबारा सुन लो। ये एक प्रेपोजिशन है विद, वो अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि बेटा हर प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो बच्चों, जो स्टूडेंट्स है ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और हमें मालूम है कि हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज या मेन वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बेस पे करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के बेस पे, तो इसी के अकॉर्डिंग बेटा इसका आंसर क्या होगा, इज। और बहुत से महारथी होंगे जिसमें आर लगा देंगे, क्यों? क्योंकि वो जच रहा है और वो हिंदी के सपोर्ट पे चल रहे हैं, ठीक है बेटा। जब भी क्वेश्चन प्रेपोजिशन का है, आप इसी तरीके से अप्रोच लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, द स्टॉक वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग द टू ब्रदर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे बेटा आपको अमंग दिखे, याद रखना अमंग, अमंग की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये भी एक हमारे पास प्रेपोजिशन है। क्या बच्चों? ये भी हमारे पास एक प्रेपोजिशन है। हम बिटवीन का यूज, मैंने क्या कहा बच्चों, बिटवीन का यूज करते हैं दो के बीच के लिए, और अमंग का यूज करते हैं दो से ज्यादा के बीच के लिए बेटा। और यहाँ पे बात क्या हो रही है, टू ब्रदर्स की बात हो रही है, तो आंसर में क्या होगा बेटा, बिटवीन। क्या होगा? बिटवीन होगा। क्या होगा बच्चों आंसर हमारे पास? बिटवीन होगा। याद रखना फिर से, अमंग का यूज करते हैं मोर देन टू के लिए, बिटवीन का यूज करते हैं बेटा हम लोग किसी दो के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। ये क्वेश्चन पढ़ने में काफी सही लग रहा है और आपको लग भी रहा है, पढ़ने में फ्लो बन रहा है, पूरा फ्लुएंसी आ रही है इसके अंदर, लग रहा है कोई एरर नहीं है। और जनरली कई बार आप लोग ऐसे ही बोल देते हैं, है ना भाई, लेकिन इसमें एक एरर है। इसमें बेटा एरर क्या है, देखो जल्दी से। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन मुझे कंपैरिजन वाले मिल जाए, यहाँ पे बच्चों बात क्या हो रही है, हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? ये कंपैरेटिव डिग्री है ना बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री है। अच्छा एक बात समझिए, अगर हम कभी कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन कैसा होता है बेटा, हमेशा मैं अगर ये कहूं कि आपसे ज्यादा सुंदर हमारी ये ट्यूबलाइट है, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अगर मैं कहूं कि आपसे तेज हमारा ये पंखा चलता है, क्या ये बात सही है? माय डियर लर्नर, हम जब भी कंपेयर करते हैं वो लाइक वाइज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? लाइक वाइज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो कंपैरिजन जब भी होगा वो लाइक वाइज होगा। यहाँ पे यंगर सिस्टर का कंपैरिजन हो रहा है, जो एक सब्जेक्ट है हमारे इसमें। क्या बच्चों? एक सब्जेक्ट है, इसका कंपेयर हो रहा है किससे बच्चों? मी से हो रहा है। और ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या लिखा है इसने? ऑब्जेक्टिव केस। क्या ये सही हुआ? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन बच्चों ऑब्जेक्ट से होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग बच्चों ये लिखा हुआ जो मी है गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? आई। क्या आएगा बच्चों? आई। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद लिखा हुआ इज है, अगर हम आई को ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसका मतलब इसके पीछे इजी है, लेकिन हमें पता है आई के बाद बच्चों क्या आता है? एम, तो हमें ये लिखना पड़ेगा आई एम। गेटिंग माय पॉइंट? अगर यहाँ पे बच्चों हर की जगह पे शी होता, हिम की जगह पे ही होता, तो हम कुछ लिखे ना लिखे तो ठीक है, क्योंकि हिम के बाद जो हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही, उसका भी इजी बनेगा और स्टार्ट में भी इजी लगा तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर बेटा आई बन गया, अलग सब्जेक्ट बनेगा, अलग नंबर बनेगा, तो उसका हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। चलिए, in Delhi he suddenly came across many of his friends who had settled there। ध्यान रखिएगा, इन दिल्ली को से स्टार्ट में लिख दिया है, हालांकि हमें पता है हम एडवर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों इस कोमा का मतलब पता है क्या है? जब भी इससे कोमा लग जाता है कभी हमारे पास, तो इसका मतलब होता है कि इसकी रियल प्लेसमेंट ये नहीं है, इसकी रियल प्लेसमेंट कहीं और थी। तो उस कोमा से उसको वो गलत नहीं माने। अगर ये कोमा नहीं होता, ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि सेंटेंस नेवर स्टार्ट विथ एडवर्ब बेटा, ठीक। इन दिल्ली ही सडनली केम अक्रॉस। देखो बेटा, केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? केम अक्रॉस का मतलब ही बच्चों हमारे पास होता है सडनली। क्या होता है बच्चों? केम अक्रॉस का मतलब ही होता है हमारे पास सडनली। अगर इसका मतलब ही बच्चों हमारे पास सडनली है, ध्यान से समझो, अगर हमारे पास केम अक्रॉस का मतलब ही बच्चों सडनली होता है, तो ये सडनली की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। अरे हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये हो गया सुपरफ्लुअस एरर बेटा। क्या मैंने कहा? सुपरफ्लुअस एरर। सुपरफ्लुअस एरर क्या होता है? जिसका मतलब होता है बच्चों मोर देन रिक्वायर्ड। हमारे पास आवश्यकता से ज्यादा अगर कोई वर्ड का यूज कर दिया जाता है या किसी वर्ड का
पहले से ही कोई मीनिंग लिखा हुआ है और उसी के साथ उसको दोबारा से यूज कर देते हैं बच्चों, तो वो सुपरफ्लुअस एरर होता है। बात समझ सबको आ गई? जैसे देखिए कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा, रिटर्न बैक। क्या मिलेगा बच्चों? रिटर्न बैक। जब आपने बच्चों रिटर्न कह दिया तो बैक नहीं, और बैक कह दिया तो रिटर्न नहीं, तो रिटर्न को हटा दो भाई। ठीक, ऐसे ही बच्चों आपको देखने को मिलेगा फाइनल कंक्लूजन। जब आपने कंक्लूजन कह ही दिया है तो फाइनल की कोई जरूरत नहीं बेटा, हाँ या ना? जब आप कभी किसी को बोलते हैं गुड नेम प्लीज, व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज, बच्चों हमेशा याद रखना किसी का भी नाम अपने आप में अच्छा होता है, तो इसके साथ गुड मत लगाना, ठीक? और भी देखिए बच्चों, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, अपडेट अपने आप में लेटेस्ट होता है, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं। तो इस तरीके के जो एरर्स होते हैं दैट्स कॉल्ड बेटा सुपरफ्लुअस एरर, जिनका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, और ऐसे एरर से हमें बचना होगा, ठीक? इसमें सडनली की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, सॉरी मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, शी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। जो मिसेस प्रताप हैं एक अच्छी टीचर हैं, शी हैज बीन सिलेक्टेड, उनका सिलेक्शन हुआ है किसके लिए? फॉर द नेशनल अवार्ड। बेटा ध्यान से समझना, ये जो लिखा हुआ हमारे पास है, लिखा हुआ है मिसेस प्रताप, वोकेटिव केस है और ये एक सब्जेक्ट है बेटा, ये एक सब्जेक्ट हुआ और इसका हमारे पास इसी के बारे में पूरी ये बातचीत हो रही है, इसी के बारे में बेटा पूरी बातचीत हो रही है। तो जो ये लिखा हुआ शी है बेटा, ये सुपरफ्लुअस होगा। क्या होगा बच्चों? ये सुपरफ्लुअस हुआ, हमें इस सी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चों? वोकेटिव केस है और जो सी हमारा बेटा ये सुपरफ्लुअस, इसके में कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। अगला, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप। जैसे ही टीचर क्लास में आया बच्चे वैसे ही तुरंत खड़े हो गए। देखो बेटा, जब भी आप नो सूनर, देखिएगा जो ये नो सूनर है ना बेटा, ये क्या है पहले ये समझिएगा। जैसे ही, ये किसी टाइम का कंपैरिजन बता रहा है, किसका बच्चों? टाइम का कंपैरिजन बता रहा है। जैसे ही किसी टाइम को बताया जा रहा है कंपैरिजन के साथ, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हुआ। हमें पता है बच्चों एडवर्ब में भी कंपैरिजन होते हैं, है ना बच्चों? ये कंपैरेटिव हुआ हमारे लिए, लेकिन ये एडवर्ब का टॉपिक है। किसका बच्चों? एडवर्ब का टॉपिक है। अच्छा, अगर कोई से कभी भी किसी सेंटेंस में एडवर्ब पहले आ जाए, मैंने क्या कहा बच्चों? अगर किसी सेंटेंस में, सेंटेंस के स्टार्ट में एडवर्ब आ जाए तो उस सिचुएशन में बेटा हमें ध्यान रखना, हमें उस सेंटेंस को इन्वर्जन में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इन्वर्जन में बनेगा। इन्वर्जन कहने का मतलब क्या? देखो बेटे, इन्वर्जन कहने का मतलब मेरे यहाँ पे ये हुआ, इन्वर्जन क्या होता है बच्चों? हम उस केस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और याद रखना यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा बेटा। क्या? जनरली अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है तो इंटेरोगेटिव बनता है, लेकिन इन्वर्जन केस में ऐसा नहीं होता बेटा। क्यों? क्योंकि एडवर्ब पहले आया है। बात समझ में आ रही बेटा? अगर एडवर्ब पहले आएगा तो इन्वर्जन केस बनेगा। एक छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल जो बचपन से लिखते आ रहे हैं, देयर इज अ फार्मर। ये देयर क्या है बच्चों? देयर का मतलब होता है वहां, यहाँ, ठीक है भाई? देयर मीन्स वहां। तो ये अपने आप में एक किसी प्लेस को बता रहा है। किसको? एक प्लेस को बता रहा है। और हमें पता है प्लेस को जो बताता है वो एडवर्ब होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि हमने पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है अपनी क्लास में कि एडवर्ब को बताने के लिए, एडवर्ब को बताने के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड होते हैं? व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। बच्चों ये वर्ड एडवर्ब को बताते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देयर यहाँ पे क्या बच्चों? एक एडवर्ब हुआ। इसीलिए बेटा ध्यान से देखना, ये हमने इज का जो यूज किया है वो देयर के बेस पे नहीं किया है। गेटिंग माय पॉइंट? कभी आप समझ लो कि सर आपने इस देयर के बेस पे लगाया, बिल्कुल नहीं। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसी के साथ, देयर आर 4 फार्मर्स। देखिए अब आर क्यों आ गया? अगर हमने इज का यूज देयर के बेस पे किया तो अब हमने आर क्यों कर दिया? अगर देयर सिंगुलर है तो प्लूरल तो बन नहीं सकता बेटा। वैसे यहाँ पे एक्चुअल में इस इज का जो यूज हुआ इस फार्मर के बेस पे हुआ, और इसीलिए आर यहाँ पे बात 4 फार्मर्स की हो रही है। जब भी इन्वर्जन, क्योंकि बेटा ये देयर क्या है? एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और अगर सेंटेंस के स्टार्ट में बच्चों कभी एडवर्ब आ जाता है तो उस कंडीशन में इन्वर्जन बनाना पड़ता है। इसीलिए बेटा ये इन्वर्जन में लिखा गया है। बात समझ में आ रही बेटे? देयर सेंटेंस स्टार्ट में आया, ये एडवर्ब है, इसीलिए बेटा हमको इसको इन्वर्जन केस में लिखना पड़ा, ठीक?
अब ये देखो बेटा जो लिखा हुआ ये इसमें इसीलिए इसे गलत मत समझना कि नो सोनर के बाद डिड क्यों लिखा, सभी को समझ में आ चुकी बात। नो सोनर बाद डिड यहाँ पे क्यों ठीक है, क्योंकि इन्वर्जन का केस है। अच्छा, बात यहाँ कंपैरिजन की हो रही है, किसकी हो रही है बेटा, कंपैरिजन की हो रही है। और हमें पता होगा कंपैरिजन के लिए बच्चों क्या हम वैन लगाते हैं। हाँ बच्चों, कंपैरिजन के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, टी एच ए एन देन, क्या लगाते हैं बेटा, टी एच ए एन देन लगाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, याद रखना हमेशा हम कंपैरिजन के लिए बच्चों क्या लगाते हैं, हम बच्चों कंपैरिजन के लिए क्या लगाते हैं बेटा, टी एच ए एन देन लगाते हैं। ठीक, ऐसे ही बेटा एक बात और ध्यान से समझना, एक बात और ध्यान से समझना, कई बार क्या होता है आपके पेपर में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये भी टाइम को, ये बेटा किसको, ये भी बेटा हमारे पास एडवर्ब है जो किसी टाइम को बताते हैं। सेंटेंस के स्टार्ट में हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली लगा आ जाता है। अच्छा, ये टाइम को बताने वाले एडवर्ब है, इनके साथ बेटा हमें यूज करना पड़ता है व्हेन। ये पेयर याद रखना, नो सूनर के साथ देन, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, इनके साथ बच्चों व्हेन लगाना पड़ता है। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन में THN आएगा हमारे पास आगे। ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई, देखने में सही लग रहा है, जच भी रहा है बेटा। जब भी आप बिटवीन को देखो बेटे, बिटवीन को देखते क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पहले समझना। एक तो पहले बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। अच्छा, बिटवीन का हम यूज कहाँ करते हैं, कि दो के कंपेयर के लिए, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, बात अपने आप में जायज है। लेकिन एक बात और ध्यान से बेटा, मैंने अभी बताया था पिछले स्लाइड पे कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा केस बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। और यू का सब्जेक्ट भी, यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। लेकिन जो आई लिखा है ना बेटा, आई का सब्जेक्ट तो आई होता है पर आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। और हमें बेटा किसी भी प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो इसका आंसर होगा हमारे पास मी। क्या होगा बेटा, मी होगा। चलिए, कबीर इज टेलिंग दैट आई हैव स्टॉलन हिज पेन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। जो टेलिंग लिखा हुआ है, देखो जब भी बेटा आप टेल को देखो, इस कहानी को समझने के लिए आपको से और टेल दोनों को समझना होगा। ठीक है, से और टेल बच्चों दोनों फाइनाइट वर्ब है। क्या है, फाइनाइट वर्ब। मैंने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, हमारे पास फाइनाइट वर्ब होते हैं, है ना बेटा। और दोनों दोनों फाइनाइट वर्ब है। अच्छा, दोनों की एक और बात समझे बेटे, दोनों की खासियत क्या है हमारे पास, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव है और ये भी ट्रांजिटिव है। ठीक बेटा, अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब समझे बेटा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं आसान तरीके से, इसको हटा देते थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक, ठीक बेटा, से और टेल ध्यान समझना, से और अपने आप में जो टेल होता है दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसके बाद हमें व्हाट और हुम का रिस्पांस मिल जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा ट्रांजिटिव क्या होता है, जिसके बाद हमें बच्चों व्हाट और हुम का रिस्पांस मिल जाता है। लेकिन कंडीशन ये है हमारे पास कि जो ये से है ना बच्चों, ओहो, जो बच्चों ये हमारे पास से है, ये मोनो ट्रांजिटिव है। क्या बच्चों, मोनो ट्रांजिटिव है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या हुआ, मोनो ट्रांजिटिव का मतलब हुआ वो ट्रांजिटिव जो अपने बाद कोई एक ऑब्जेक्ट दे। या तो बेटा या ध्यान समझना, मोनो ट्रांजिटिव का मतलब हुआ अपने बाद कोई एक ही लेगा ये, या तो ये बेटा अपने बाद होम को ले या वट को ले, कोई एक ही लेगा, एनीवन। क्या बच्चों, एनीवन। ठीक है, अच्छा लेकिन जो टेल होता है बच्चों ये डाई ट्रांजिटिव होता है। क्या होता है, ये डाई ट्रांजिटिव होता है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बच्चों, जो अपने बाद whom और what दोनों को लेता है, बोथ। किसको बच्चों, बोथ, दोनों का यूज करेगा। अब देखिए जो लिखा हुआ दैट है, ये लिखा हुआ दैट है, इस दैट के बाद जो भी, जैसे हम लोग हिंदी में जब पढ़ते हैं, उसने मुझे बताया कि वो बीमार था, उसने मुझे बताया कि आज वो ये काम कर रहा है, मैं जानता हूं कि, क्या जानता हूं, मैंने सुना कि, क्या सुना कि। जब भी हम छोटा की देखते हैं हिंदी का या दैट देखते हैं, उसके बाद जो भी लिखा होता है बच्चों वो वट का रिप्लाई होता है। किसका बच्चों, वट का रिप्लाई होता है। तो टेल के बाद वट का रिप्लाई तो मिल गया, लेकिन हमें टेल के बाद बच्चों होम का रिप्लाई भी चाहिए, और यहाँ पे कहीं होम का रिप्लाई लिखा है बेटा, नहीं लिखा। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लिखा है, अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे टेलिंग नहीं होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, सेइंग होगा। क्या होगा बच्चों, सेइंग होगा। सभी को बात समझ में आ रही है।
और यही कॉन्सेप्ट आपके नरेशन में लगता है। आप खामखा रटते हैं कि सैड टू होगा तो टोल्ड होगा, से टू होगा तो टेल होगा, से होगा तो सिर्फ से रहेगा, सैड होगा तो सैड, कुछ नहीं रटना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि से जो से है, जो सैड है, वो कब सैड रहता है, जब हमारे पास बेटा दो ऑब्जेक्ट ना हो, हुम और व्हाट ना हो। अगर हमारे पास बच्चों हुम और व्हाट का रिप्लाई मिल गया तो वो ऑटोमेटिक बेटा वो टेल और टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, या तो सबको समझ में आया? अगर ये बातें सभी को समझ में आ गई हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, अगली वीडियो में उसको लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।